तो शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्या जानते हो? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण, जिसको हम लोग ग्रामर भी बोलते हैं। नहीं, तो हमको ज्ञानी तो बनना नहीं है, समझ होनी चाहिए क्या होता है उसको समझ लेते हैं थोड़ी सी बात। व्याकरण का मतलब क्या हो गया? एक तरह का ये रूल बुक हो गया, नहीं, नियमों का संग्रह हो गया। क्या चीज हो गया? नियमों का संग्रह। यानी व्याकरण में तो हम नियम तो पढ़ते हैं, कौन सा क्या नियम है। इसी चीज को जो है हम लोग को बुक में क्या मिलता है? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाए। तो शुद्ध शुद्ध बोलना बोलना लिखना और पढ़ना किससे सीखेंगे? तो नियम के बारे में पता रहेगा तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो व्याकरण क्या हो गया? हमें सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? सिखाता है लिखना, बोलना और पढ़ना। लिखना, बोलना और पढ़ना, वो भी कैसे? शुद्ध शुद्ध। नहीं, एक तरह का यह रूल बुक हो गया, नियमों का संग्रह है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। इसमें हम लोग आगे जो पढ़ते हैं, ध्वनि क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है। नहीं, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? ध्वनि। दो चीज होता है, एक होता है ध्वनि, एक होता है वर्ण। नहीं, वर्ण क्या होता है? वर्ण के बारे में बता दो। वर्ण बोलते हैं क्या? व्याकरण नहीं बोलो, भाषा बोलो। क्योंकि हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तुम्हारा एक भाषा है। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर जो लिखे है इसको याद कैसे करेंगे, सिंपल से याद तो करना नहीं है। एक नियमों का संग्रह है, नियमों का एक जमावड़ा है, समूह है, जो हमें क्या सिखाता है? लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। बस इसमें याद क्या रखना है। ठीक है, व्याकरण के बारे में समझ में आ गया। वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हिंदी एक भाषा है, ये जानते हैं। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसी को हम लोग वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और उसका उच्चारण जो होता है वही ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? अब क्लियर हो गया। अब यहाँ से यदि बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे व्याकरण, उसके बाद बात करेंगे वर्ण, उसके बाद बात करेंगे ध्वनि। क्या अंतर बता सकते हैं? व्याकरण बोलोगे एक नियम का संग्रह है। अच्छा जी। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, ध्वनि क्या है? तो वर्ण का उच्चारण। वर्ण का उच्चारण को ही तो ध्वनि बोलते हैं। हमारे ख्याल से तो ये होना चाहिए, वर्ण का उच्चारण। नियमों का संग्रह, नियमों के संग्रह से हमें क्या पता चलता है? शुद्ध 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 हम लोग क्या करते हैं? दो तीन चीज करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। यही सीखने के लिए तो हम करते हैं व्याकरण का अध्ययन। उसके बाद भाषा सबसे छोटी इकाई। एक और चीज बोलते हैं भाषा के बारे में, कहीं पढ़ा होगा कि वह क्या कहते हैं? वह वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। किस ध्वनि को? मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों मंत्र। ध्वनि यानी कि वर्ण का उच्चारण हो गया। यहाँ तक तो क्लियर। थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे, ये तीन चीज स्पष्ट हो गया, व्याकरण, वर्ण और ध्वनि। अब देखो, अब यहाँ पर वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला, ये तो इजी है। वर्णों के समूह। समूह यानी कि ग्रुप।
ठीक है, वर्णों के ग्रुप को माला कहते हैं, है ना। जैसे कि फूलों के समूह को क्या कहते हैं, फूल का माला कहते हैं या माला बोलते हैं ऐसे भी। तो ये चीजें, तो यही है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है भाषा। क्या हो रहा है? हम्म, फिर से एक बार हम लोग देख लिए वर्ण। क्या होता है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई। नहीं, उसके बाद क्या देखे? ध्वनि। ध्वनि किसको बोलते हैं? वर्ण का उच्चारण, वही तो ध्वनि कहलाता है। या फिर इसमें एक चीज और जानते हैं, जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, खंड ना कर सके, वही तो कहलाता है। खंड और टुकड़ा तो वही हुआ। तीसरा हमने क्या पढ़ा? व्याकरण पढ़ा। व्याकरण में क्या पढ़ा? इन नियमों का संग्रह, जो हमें क्या सिखाता है? शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना लिखना सिखाता है। बोलना, पढ़ना लिखना सिखाता है। इसके बाद एक और चीज आती है, भाषा क्या होता है। भाषा के बारे में जाने, चूंकि हमने लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा क्या होता है? तो भाषा बोलते हैं हमारे पास विचार होते हैं। क्या होते हैं? विचार होते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, अभी मान के चलो, बिना देख के, मतलब कहीं से किताब देख के तो नहीं बोल रहे हैं, बोलते रहे अपने मन के अंदर से ही उस वाक्य को पूरा करने के लिए। तो मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, तो ये अपना विचार इसके पास भेजता है ना, और ये अपना विचार दूसरे के पास भेजता है। तो ये आदान और प्रदान, आदान मतलब देना, अति लेना, और प्रदान मतलब देना। ठीक है, जब किसी से तुम लोगे तो वो हो गया आदान, किसी को दे रहे तो वो क्या हो गया? प्रदान। तो विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा का परिभाषा बच्चा सबकी किताब में रहता है, ग्रामर किताब में। तो कुछ नहीं बताना है, जब हम अपने भाव, विचार ही नहीं होता है बल्कि भाव भी होता है ना, क्या, और क्या होता है? भाव, भाव और विचार पर्याप्त है। क्या, किसी को गाली देना है तो दे देते हैं, तो वो सुन लेता है, यानी कि हम अपना बात को उसके तक पहुंचा दिए ना। किसी पे गुस्सा दिखाना है तो क्या करते हैं? आंख दिखा देते हैं, वो भी हुआ कहीं ना कहीं भाव हुआ। किसी पे बहुत गुस्सा है ना, प्रिंस से तुम लड़ते हो मान लो, तो क्या करना है? दांत दिखाते हो एकदम गुस्सा से, तो उसमें क्या होता है? अपना भाव उसको दिखाए, तो वो भी क्या हो गया? भाषा हो गया। इसीलिए हम लोग भाषा को यहाँ पर तीन भाग में बांट दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा? लिखित भाग, लिखित, दूसरा हो गया मौखिक, और तीसरा हो गया सांकेतिक। क्या हो गया? सांकेतिक हो गया। भाषा तीन तरह का हो गया नहीं। यदि हम जो अभी लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारा लिखित भाषा हो गया। और जो हम बोल रहे हैं वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। और जो इशारा से, जैसे तुम किसी को गाली देते हो, या फिर कोई उदास है, पता चल रहा है कि यानी उदास है, बिना तुम बोला नहीं ना हमको कि उदास हो। हाँ, मुंह टेढ़ा था उस दिन कपड़ा खरीदने के लिए जाने के लिए, तो सोच रहा था, मम्मी को पटिया रहा था अंदर, मेरे सामने आया तो मुंह शांत हो गया। तो हम तो समझ गए कि इसको सोच रहा है कि कैसे जाए, अब तो जाने में दिक्कत होगा। तो कहीं ना कहीं बिना तुम तो हमको नहीं ना बोला कि हमको मन ही मन उदास हो गए, सैड हो गए हैं, नहीं ले जा रही, तो लेकिन हमको पता चल गया। सांकेतिक भाषा। तो तीन तरह का भाषा का प्रकार हो गया। चलो, तो हम लोग आज किसका अध्ययन कर रहे हैं? हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब आगे बात करते हैं। वर्णमाला तो समझ ही गए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जो है ना, वर्ण को उच्चारण, वर्ण को हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं, कि दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, तीसरा लगता है होता ही नहीं है। नहीं, तो मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब यहां पर कहोगे क्या? तो स्वर वर्ण का मतलब हुआ, यह जो है बिना किसी के सहायता से, बिना
बिना किसी वर्ण के सहायता से, बिना किसी के सहायता से। व्यंजन वर्ण किसके सहायता से बोला जाता है? यह स्वर वर्ण के सहायता से बोला जाता है। किसके सहायता से? स्वर वर्ण की सहायता से। क्लियर है? दोनों का पढ़ी डेफिनेशन समझ गए। स्वर वर्ण जो है बिना किसी के सहायता से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, यह किसी का सहायता नहीं लेता है। जैसे जैसे कि इसमें देखो, यह किसका किसका स्वर वर्ण का सहायता तो लेता ही है। जैसे क लिखते हैं तो क ये पूरा व्यंजन नहीं है। बोलने के लिए इसको ओरिजिनल व्यंजन वर्ण क हलंत हुआ, इसमें बोलने के लिए हम लोग अ लगा देते हैं, तो इसको तब बोलते हैं क, बोलते हैं ना। लेकिन स्वर वर्ण में जो है ना, और इसके अलावा क कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। लेकिन ये किसी का मदद नहीं लेता है, ना कंठ का, ना दांत का, ना होंठ का, किसी का नहीं। आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ, ये चीज, तो वो किसी का मदद ही नहीं लेता। स्वर वर्ण हो गया बिना किसी वर्ण का, बिना किसी स्थान का, किसी का भी मदद ना ले, तो वो स्वर वर्ण कहलाया। व्यंजन वर्ण में क्या हुआ? ये तो स्वर वर्ण का सहायता लेता ही है, लेकिन इसके अलावा और किसका सहायता लेता है? इसके अलावा और तुमको कंठ का सहायता लेता है, ओठ ओष्ठ का सहायता लेता है, ऐसा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा अपना जानकारी को विस्तार करें। स्वर वर्ण जिसको बोलते हो, इसमें हम लोग 2-3 पार्ट में बांटते हैं इसको, ठीक है। नंबर 1 जो होता है, ये होता है तुमको मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। दूसरा जो होता है संयुक्त स्वर। कौन सा होता है? संयुक्त स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। तो ये संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते नहीं, तो इसको हम लोग गायब कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो तीसरा भी है रे बुआ, देखो। दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर, ठीक। अब दोनों तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वैसे तो स्वर वर्ण हिंदी में कितना होता है? 11 गो होता है। कितना होता है? कहोगे कौन कौन होता है? बता दो। अ होता है, आ होता है, हर्षई होता है, दीर्घई होता है, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस, ठीक है। ये हमारे स्वर वर्ण हो गए टोटल। तो अब इसमें से मूल स्वर कौन कौन सा होता है? तो पहले मूल स्वर होता क्या है, तो इसमें एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय। संयुक्त स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर में भी 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। संयुक्त स्वर 2 मात्रा का समय, मूल स्वर 1 मात्रा का समय, और दीर्घ स्वर भी 1 मात्रा का समय, सॉरी 2 मात्रा का समय, ठीक। अब कहोगे कि पहचाने कैसे? टोटल तो 11 ही गो है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बता देते हैं फिर से। स्वर वर्ण हमारे ख्याल से यदि मान के लो एक बार समझ लेंगे, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? तो इसको किसको कहते हैं? बिना किसी किसी के सहायता से बोला जाए, सहायता से बोला जाए। तो हो गया। इसका परिभाषा क्या याद करना, समझ में आ गया कि अब बिना किसी का हेल्प से ये जो है बोला जाता है। दूसरा, अब इसका जो 3 पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, वो 3 पार्ट देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे कि मान लेते हैं पहला पार्ट जो हमारा होगा वो क्या था? मूल स्वर। क्या था? मूल स्वर। और दूसरा पार्ट क्या था? दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ ही रखते हैं पहले, दीर्घ स्वर। और तीसरा था संयुक्त स्वर। क्या था? 3 ही तो था, संयुक्त स्वर, ठीक है। हिंदी में, संस्कृत में पढ़ोगे तो एगो प्लुत स्वर भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किए हम लोग, थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े, तो मूल स्वर अब कौन कौन होगा? हमने तो पूरा स्वर वर्ण कौन कौन पढ़े थे? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब यहाँ पर उच्चारण में भी डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। जैसे देख लो, इसको यदि पढ़ते अ, आ, ई, उ, यानी उसमें ज्यादा समय दे रहे हैं बोलने में। री, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे बोला जाता है, ठीक है।
ये हो गया। अब इसमें से मूल स्वर बोलोगे तो इसमें मूल स्वर तुम्हारा होता है जिसमें कि हमने बताया था एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय जिसको बोलने में लगता है उसको मूल स्वर बोलते हैं। जिसमें दो मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर में भी दो मात्रा का ही समय लगता है। तब तुम कहोगे कि इन दोनों में तब का अंतर हुआ, तब तो हम कैसे समझेंगे कोई दीर्घ स्वर है कि संयुक्त स्वर है? तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, दो समान मूल स्वर को मिला करके बनता है। क्या होता है? दो समान मूल स्वर को जब आपस में जोड़ते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है। दो पॉइंट हो गया इसमें, एक तो हो गया दो मात्रा का समय लगता है, दूसरा दो समान यानी एक के जैसा मूल स्वर को यदि मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर। लेकिन संयुक्त स्वर में क्या होगा? दो भिन्न दो भिन्न मूल या फिर दो भिन्न स्वर को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? हाँ, या दो भिन्न मूल स्वर को मिला दें तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। ठीक है, मूल बोलो या डायरेक्ट यहाँ पर स्वर लगा दो भिन्न स्वर को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? संयुक्त स्वर। नहा लिया? क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, मूल स्वर में आएगा कौन 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 है? एक मात्रा वाला भाई, एक तो हो गया तुम्हारा अ, एक हो गया ई, एक हो गया उ, और एक हो गया री। यही चार है तुम्हारा मूल स्वर। तो मूल स्वर की कुल संख्या कितने हो गए? चार। अब आएंगे दीर्घ स्वर में, तो जब अ और अ को मिलाते हैं तो बन जाता है आ। तो यानी आ हमारा हो गया दीर्घ स्वर। जब ई और ई को मिलाते हैं तो बन जाता है दीर्घी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा दीर्घ स्वर। उसके बाद उ और उ को जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? दीर्घु। हो गया, यानी इसमें कितने हो गए टोटल मिला के? तीन। अब आ गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन आ गया? संयुक्त स्वर में आ गया तुम्हारा अ जोड़ ई को मिलाते हैं तो बन जाता है ए। नहीं, उसके बाद उ और ये क्या बनेगा? अब सही हुआ। ना ना ये तो रॉन्ग दिया हुआ। ये कह रहा है क्या? देखो इसमें इसको कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे, टेंशन ना लो। ये भाई साहब तो कुछ और ही कह रहा है। ये कह रहा है अ और आ को मिलाते हैं तो ए बन जाता है। ये कभी नहीं बनता है, ये गलत है। अ और आ को मिलाएंगे तो आ ही बनेगा। जानेंगे दो स्वरों के मेल से बने। अब सही है। तो इसको जो इसको क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट इसका सही है। यहाँ पर क्या था? दो समान स्वर को यदि मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? दीर्घ बनता है। दो तीन ही को मिलेगा समान, री और री मिलकर री नहीं बनेगा, संस्कृत में बन जाएगा। संस्कृत में एक्स्ट्रा हो जाएगा एक ठो। लेकिन अब यहाँ पर संयुक्त स्वर में जाएगा तो यहाँ पर बनता है तुम्हारा अ जोड़ ई बराबर हो गया ए। ठीक है, उसके बाद अ जोड़ उ, हर्षहु जिसको बोलता है, ये बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। अब क्या होगा? अब जो है अ जोड़ ए जो है ये बन जाएगा तुम्हारा अय। ठीक, अ जोड़ अ जो है
ये बन जाएगा औ। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हम ले सकते हैं अपने मन से, वो ये है कि यहाँ पर अ या आ लिख सकते हो तुम, ठीक है, कोई भी हो, अ या आ लिख सकते हो। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं, तुम आगे जब संधि पढ़ोगे, संधि में इसका काम आता है, इसीलिए हम बताए थे। वो पहले वाला गलत था उसका, तो गूगल में भी गलत दिया हुआ था। हम्म। अ जोड़ ई ए। अब सही है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, इसको बंद होने दो। चलो फिर से मूल स्वर कौन कौन हो गया? अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन कौन हो गया? दीर्घ स्वर में आ किससे बना? अ जोड़ अ से बना, यानी मूल स्वर दूगो मिला दिए तब। दीर्घई हर्षही जोड़ हर्षही से बना। उसके बाद तुम्हारा एक और बना, कौन सा? ये हर्षहु जोड़ हर्षहु से बना। ये तीन तुम्हारा हो गया दीर्घ स्वर। इसमें समान मूल स्वर को जब आपस में मिलाते हैं तो वो बनता है दीर्घ स्वर। अब आते हैं संयुक्त स्वर पे। संयुक्त स्वर का बात करेगा तो संयुक्त स्वर में क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा तुम्हारा अ को जोड़ते हैं यदि हर्षही से, तो ये हो जाता है ए। ठीक है, अब क्या करेगा बताओ? अ को जब जोड़ेंगे ए से तो ये हो जाएगा अ। ठीक है, अ को जब जोड़ेंगे हर्षहु से तो ये हो जाएगा ओ। और अ को जब जोड़ेंगे औ से तो सॉरी, एक एक ठो रहेगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? औ हो जाएगा। यही कंडीशन है। तो ये चार तुम्हारा हो गया संयुक्त स्वर। तो इसका दिमाग में इसलिए रखना जरूरी है, संधि तुम्हारा आसानी से बनेगा। सबका कोई ना कोई कारण है। सोचो अभी बेसिक में पढ़ाया है तो आगे काम आएगा। हाँ, संधि विच्छेद और संधि करने में दोनों में काम आएगा। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। ये तो था स्वर वर्ण। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को हम लोग जो है तीन भाग में लगता है बांटते हैं। देख लेते हैं क्या क्या होता है। स्पर्श व्यंजन, कौन सा? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब हमको याद नहीं है लेकिन हम लिखते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। एक स्पर्श व्यंजन हो गया। एक होता है तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और एक होता है तुम्हारा उष्म व्यंजन। कौन? उष्म व्यंजन। ठीक है, कुल मिलाकर कितने ठो व्यंजन होता है? ठीक, इसके अलावा जो होता है ना वो अलग से लाते हैं। तो व्यंजन का कुल संख्या ऐसे 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो सवाल आएंगे। पहला नंबर सवाल यह आएगा कि मूल रूप से वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 11 को बताए थे स्वर वर्ण और 33 को बताए हैं व्यंजन वर्ण, तो हो गया 44। ठीक है, वो मूल रूप से मतलब उससे ज्यादा नहीं, तो जो बना है। उसके अलावा अब दूसरा यदि बता देगा कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। कितनी होती है? 52। यदि मूल रूप से वर्णों की संख्या पूछे तो 44 ही होती है। अब उसमें से अब हम लोग 33 व्यंजन पे देखते हैं क्या क्या है। तो व्यंजन के बारे में हमने बताया। क्या बताया? ये जो है स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से? स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। दूसरा इतना ही नहीं, यह ओष्ठ के सहायता से भी बोला जाता है, यह दांत के भी सहायता से बोला जाता है। यह किसके सहायता से? कंठ के सहायता से, जीभ के सहायता से, और मूर्धा के सहायता से, तालु के सहायता से। बहुत सारे लोगों का मदद लेता है बेचारा। ठीक है, और यदि तुम शुद्ध रूप से देखोगे तो जैसे कि अभी अभी बताया, पहला पार्ट जो है इसका वो स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि टच करना। TOUCH, किसी भी चीज को टच करके ये बोला जाता है। तो सबसे पहला जो स्पर्श व्यंजन में है कवर्ग है, जिसको कि क वर्ग बोलते हैं, जिसमें 5 गो वर्ण होता है। जो पहला होता है क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, लेकिन जब इसको तुम लिखोगे, लिखने का जो शुद्ध तरीका है कोहलंत, खोहलंत, गोहलंत, घोहलंत और अंगोहलंत। ठीक है, अब कहोगे ऐसा क्यों लिखते? तो यही है व्यंजन
लेकिन इसको बोलने के लिए और सही उच्चारण हो उसके लिए हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, अ लगा देते हैं। तो क हलंत जोड़ अ कर देते हैं, तब इसको पढ़ते हैं हम लोग क, यानी कि स्वर वर्ण के बिना हम इसका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो ये, तो अब चले आओ, इसमें स्पर्श व्यंजन में कुल होते हैं 25 वर्ण। कितने वर्ण? स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? 25, जिसमें कि सबका नाम दिया गया है। एक को बोलता है क वर्ग, एक को बोलता है च वर्ग, एक को बोलता है ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। क वर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये कंठ से बोला जाता है। च वर्ग के बारे में कहा जाता है तालु से बोला जाता है। और ट वर्ग के बारे में कहा जाता है मूर्धा से बोला जाता है। त वर्ग के बारे में दांत के सहायता से बोला जाता है। और प वर्ग जो है ओष्ठ के सहायता से बोला जाता है। ऐसा ही कहा जाता है। नहीं, क है, ख है, ग है, घ है और अंगो है। सही है? गलत है? गलत है, अंगो। अब इसमें तुम्हारा जो है अगला देखोगे, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्त न। उसके बाद तुम्हारा क्या है? त वर्ग है त, थ, द, ध और न। उसके बाद प वर्ग है प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये तुम्हारा 25 है, 25 गो हो गया। अब इसमें भी खेल है। यदि उच्चारण की बात करें तो क वर्ग वाला कंठ से, च वर्ग वाला तालु से, मूर्धा से, ट वर्ग जो है दंत से, दांत अति त वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। प बोलोगे तो बिना ओंठ चिपके हुए बोला ही नहीं जाएगा। प, फ, ब, भ सब में ओंठ सटता है, ठीक। त, थ, द, ध देखोगे तो दांत में जीभ सटता है, यानी दांत की तरफ जीभ आता है, ठीक है। तो तवर्ग वो वाला। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ। तो दो चीज होता है, जो मुंह का जो ढक्कन है तुम्हारा, ये और ये जबड़ा जो होता है दांत वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को तालु बोलते हैं, ठीक है। नीचे नीचे वाला को मूर्धा बोलते हैं, ठीक है, यानी जीभ का नीचे वाला जगह, ठीक है। क्लियर हो गया? मूर्धा यानी जीभ का नीचे वाला, दांत के पीछे, और ऊपर वाला दांत के पीछे और जीभ के ऊपर, तो वो हो गया तुम्हारा तालु। क्लियर? यहाँ तक तो हो गया 25। इसमें से एक और खेल है, कहा जाता है कि, चूंकि देखो हमने जो पढ़ा है वही चीज हम बता रहे हैं, और कुछ तो खास बता नहीं रहे। ये हमारा कोई रिसर्च किया हुआ तो है नहीं। इसमें देख लो कि इसमें अंतिम वाला जो वर्ण है, जिसको कि हम लोग पंचम वर्ण भी बोलते हैं, इस सब प्रत्येक वर्ग का, ये बेचारा अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नाक के मदद से बोला जाता है। तो ठीक है, ट्रायल कर सकता है, नाक बंद करके जो है पांचवा वर्ण को बोलो, तो बोलने में नहीं बनेगा, ठीक है। बोल के देखो एक बार, ठीक है। हाँ, तो वही चीज है। क्यों? ये सारे पांचों के पांचों, यदि परीक्षा में पूछ दिया अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, तो आंख बंद करके पांच गो तो बता देंगे। अंगो होता है, यो होता है, मूर्धन्त नो, दंत नो और मो, ये सारे के सारे नाक के मदद से बोले जाते हैं, ठीक है। अब कहोगे क्या ओष्ठ के मदद से नहीं बोला जाता है? मोह तो ओष्ठ के मदद से तो बोला ही जाएगा, यानी जिसका जो वर्ण है, जैसे कंठ के मदद से क, ख, ग, घ, अंगवा भी बोला जाएगा। लेकिन नाक भी चाहिए अंगों में, बाकी में नाक की आवश्यकता नहीं है। क, ख, ग, घ, यानी यहाँ तक तो बिना नाक बंद करके बोल दिए। च, छ, ज, झ, यो में फंस जाता है आवाज। तो ये चीज क्लियर है? कुछ खास तो है ना, इसी के लिए बच्चा सब रटते रहता है एकदम। बोर्ड का एग्जाम है, याद करेंगे किसका क्या होता है। क से कंठ हुआ तो वो याद कर लो। और चवर्ग तवर्ग, देखो याद करने का तरीका क्या है। हम लोग ट ठ ड ढ पढ़ते हैं ना, ट ठ ड ढ, मूर्धंत न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धंत न, इसको बोलते हैं मूर्धंत न, इसको बोलते हैं दंत न। ये दोनों का तो याद करने की जरूरत है ना। क्या दूगो हो गया? जब ई मूर्धन्त हो गया, ई दांत हो गया, तो ई मो, तो मो ओंठ के मदद से, एगो ओंठ वाला ट्रायल रखो, कौन ओंठ से ओंठ में उंगली रखेंगे तो कौन सा बोला नहीं जाएगा। तो ई भी पता चल गया कि ओंठ से बोला जाएगा। अब बच गया च और क से होता है कंठ, तो हो गया कंठ वाले में तो तालवे ना बचा। तो इसको रटना क्या है, बच्चा में खूब याद करते थे। परीक्षा के लिए बोर्ड में लिखना है, पूछ दिया कहीं कि कौन उच्चारण कहाँ से होगा। तो बेसिक चीज है, इसमें कुछ है नहीं दम।
देखो ये सब चीज में ना परिभाषा लिखो, कॉपी बनाओ, कोई फायदा नहीं है, बहुत सारा किताब है, बस समझ गया तो बात खत्म, खेल खत्म। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन, देख लिए 25 गो। अब आ जाओ उष्म व्यंजन पे। कौन सा? एगो उष्म व्यंजन, एगो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में होता है य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, शुरुआत वाला 4 गो। अंतस्थ व्यंजन अंतिम वाला 4 गो, तालव्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, इसमें खास करके ये जो होता है तालव्य श, श तालु से बोला जाता है, तालु के मदद, तालु यानी ऊपर, स बोलो, जीभ ऊपर सटना चाहिए। इसमें हम लोग को ये जो गलत पढ़ते हैं हम लोग, कि जैसे बोलते हैं तालब स, मूर्धन स, दंत स, ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। उसका उच्चारण का मतलब हुआ तुमको तालु में जीभ को सटा के बोलना है, श। उसके मूर्धन स में जीभ नीचे सटना चाहिए, श। उच्चारण चेंज होगा थोड़ा सा। दंत स में दांत में सटना चाहिए जीभ। ठीक है, तो जो भी लगभग व्यक्ति जो है शुद्ध ही पढ़ता है। ठीक, तो ये चीज है। तालब सोये, मूर्धन सोये, दंत सोये, हो 4 गो हो गया, ये याद रखेगा लोग। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भूल जाता है। अब बोलो इसमें क्या है, उष्म व्यंजन क्यों नाम रखा गया है? तालब स्व जो है इसमें बोलने में उष्मा की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? उष्मा की, यानी मुंह गर्म हो जाता है। ठीक है, उस समय जब तालब स्व बोलोगे ना, तो मुंह में घर्षण होता है थोड़ा सा, तो उष्मा पैदा होता है। ये 4 हो गया तुम्हारा उष्म व्यंजन। 4 दूना 8, तो कुल मिलाकर के उधर कितना था? 25 गो। 25 गो स्पर्श व्यंजन, 8 गो हो गया ये, तो कितना हो गया? 33 गो हो गया। 11 गो था वही स्वर वर्ण, कितना हो गया? 44 गो हो गया। ये तो खेल है। उसके बाद क्या? और उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो अब एक नया चीज एड ऑन होगा। अब 44 के बाद क्या? 44 तो मूल था, अब एक्स्ट्रा कहाँ से पैदा हुआ? तो एक्स्ट्रा भी पैदा हुआ है। एक्स्ट्रा हुआ तुम्हारा अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, ये चारों भाई साहब को हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो इसमें कुछ नया है नहीं। नया इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले वाले वर्ण से ही मिलकर के बने हैं। कोहलंत जोड़ सहलंत जोड़ अ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अक्षर। तोहलंत जोड़ रहलंत जोड़ अ। ठीक है, ज्ञ जहलंत जोड़ यो हलंत जोड़ अ। स्र तालव्य सहलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। अब बताओ, हम तो रटे नहीं है, इसमें याद करने वाला ये त्र वाला। ठीक है, किधर गया? प्रैक्टिस बेटर है। तो र अ, ये तो उच्चारण से ही क्लियर हो जाएगा, इसको याद करना नहीं है। स्र में खाली ध्यान रखना है, तालब से देना है, स र अ। ठीक है, अब बच गया अक्षर। अक्षर का थोड़ा सा याद कर लो, कहलंत सहलंत अ, ज्ञ का याद कर लो, जहलंत यो हलंत अ। ठीक है, ये इन तीनों वर्णों से मिलकर के बना है। ये तुम्हारा हो गया। अब कितना हो गया? तो 44 था पहले, और उसमें जा ये 4 हो गया, कितना हो गया? 48, और 4 गो चाहिए। ठीक, तो 2 गो भैया छूट रहा है। एक ठो को बोलते हैं अ में अनुस्वार लगा देते हैं, एक ठो को बोलते हैं अ में विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, ये भाई साहब का नाम है अयोग वाह। क्या नाम है? अयोग वाह। अयोग वाह किसको बोलते हैं? तो ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह जो किसी भी वर्ण में लग सकता है, किसी भी वर्ण में लग जाए तो वो क्या कहलाता है? योगवाह कहलाता है। जैसे अनुस्वार, को अनुस्वार गो न कंगन लिख देते हैं, चौ अनुस्वार दो न चंदन लिख देते हैं, प अनुस्वार को जो पंकज। देखो, कोनो चीज में तुम जोड़ सकता है। ठीक, अ अनुस्वार विसर्ग भी किसी में लिख सकते हैं। पुनः। ठीक है, तो विसर्ग भी किसी भी वर्ण के साथ लग सकता है। और को तो अतः। तो ये सारा चीज, तो इसका मतलब यही हुआ। तो अयोगवाह 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो। किसको कहते हैं? अब इसको रटना क्या है, सीधा बता दो। कि ऐसा चिन्ह जो किसी भी वर्ण के साथ लग जाए उसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 2 गो होता है। तो अब कितना हो गया? 48 दो 50 गो हो गया। 2 गो भाई साहब और बच गया। तो कुल मिलाकर के अब क्या बचा? तो अब बच गया तुम्हारा ड्रॉ। और जैसे लिखते तो, थ, द, उसके क्या होता है? ध, द, ध, न, इसमें नहीं। ट, ठ, ड, ढ, हाँ। चलो यहाँ से क्लियर हुआ।
हमारे पास दो वर्ण आते हैं, एक ये है ना, इसको ड बोलते हैं, ट ठ ड, इसको बोलते हैं ढ, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग क्या है, तो पहले से हो चुका है। इसमें यदि हम लोग नीचे में बिंदा लगा देते हैं तो ये हो जाता है बड़ी रो, ठीक है। और इसमें जब ढ के नीचे बिंदा लगा देते हैं तो ये हो जाता है अढ़। अब बड़ी र, जैसे बड़ा लिखते हैं तो बड़ा में बड़ी र का उपयोग होता है, लेकिन ये बड़ा र कहीं है ये नहीं है, है ना। तो ये अन्य वर्ण एक तरह से बोल दो तुम, ये हम लोग भी नया इन्वेंशन किए। लेकिन यदि कहा जाए तो यही ड से हमको लगता है ड है ये है, और ड के नीचे बिंदा लगा दिए तो बड़ी रो हो गया, और ड के बगल में बिंदा लगाती अंग हो गया, ठीक है। यानी इसी से ये बना है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो इन समझने के लिए हमारे पास दो अन्य वर्ण जो आया, ये आया तुमको बड़ी र और अढ़, अन्य वर्ण। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, 11 गो स्वर वर्ण, उसके बाद 33 गो व्यंजन वर्ण, उसके बाद 4 गो संयुक्त व्यंजन, 2 गो अयोग वाह, और 2 गो अन्य वर्ण, हो गया 52। अच्छा, और कॉन्सेप्ट को आसान करें समझने के लिए, क्योंकि देखो यदि पढ़े हैं मन से तो फिर तो आंसर आना चाहिए। सबसे पहले चले जाओ, मूल स्वर क्या गो, मूल स्वर क्या गो, 4 गो, जोड़, उसके बाद कितना, दीर्घ स्वर क्या गो, 3 गो, संयुक्त स्वर क्या गो, संयुक्त स्वर क्या गो, 4 गो, 4 3 7, 4 4 8, 3 11 हो गया। अब चले जाओ, स्पर्श व्यंजन क्या गो, 25 गो, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या गो, 4 गो, उसके बाद उष्म व्यंजन क्या गो, भुला गया रे, उष्म व्यंजन 4 गो, तालब स मूर्धन स दंत स, तालब स हमको याद है, बताओ, दंत स, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, बच्चा हम खूब याद करते थे। अब कितना हो गया, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या गो, 4 गो, अक्षत्र ज्ञ, संयुक्त व्यंजन 4 गो, अक्ष त्र ज्ञ स्र, नहीं, उसके बाद अयोगवाह क्या गो, अयोगवाह 2 गो, उसके बाद कितना क्या, अन्य वर्ण में जिसमें कि बड़ी रो और अढ़ है, बड़ी रो और अढ़, ये 2 है, 2 2 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 20 20 40 5 45, 3 48, 8 4 12 52, हो गया 52। यानी दिमाग में बैठ गया कौन कौन से वर्ण है, यही तो खेल है। देखो इसी चीज को लोग जो है ना पूरा किताब उताब बना के छाप रहा है, एक बार दिमाग में हटा लो, यही तुमको एक क्लास से लेकर के 12th 11th जहां तक तैयारी करो सब जगह काम आएगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा वर्ण का कॉन्सेप्ट। इसी में दो चीज और आता है, एक आता है वर्ण विच्छेद, क्या आता है, वर्ण विच्छेद, ठीक है। इस पे समझते हैं थोड़ा सा, वर्णों को अलग अलग तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या नाम है, प्रिंस नाम है, प्रिंस, ठीक। तो प्रिंस में कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले बताओ क्या आएगा, पहलंत। तो देखो प्रिंस फेल हो गया, अभी 9th में जाने वाला है, इसको पता नहीं है कैसे बनेगा। तो अब इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम दो तीन चीजें जो है इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ठीक है। ये बुक में मिलेगा नहीं, बहुत सारा बुक में मिलता भी है, नहीं भी मिले पता नहीं। चलो हम ये बता रहे हैं कि एक तो हम सीख गए कि क हलंत है, तो सॉरी क हलंत जोड़ अ क्या हो जाता है, क हो जाता है, क को तो तोड़ देंगे। अक्षत्रज्ञों को भी तोड़ना सीख गए, नहीं सीखे, लेकिन कुछ एक नया चीज जो सीखेंगे हम, एक आता है प्र, एक आता है प पर रेफ, है पारक, पार्क नहीं, एक में आया प्रेम। मान लो दो तरह का है, लेकिन दोनों में जो है ये जो है ऊपर वाला रेफ जिसको बोलते हैं, ये रॉ ही है, क्या है, रॉ हलंत। यहाँ पर भी जो ये क्या है, ये रॉ है, रॉ हलंत ही है। समझ में आया। तो अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे तोड़ना है वर्ण विच्छेद में, तो ये सिंपल लॉजिक है, जादू के तरह टूट जाएगा। तो अब हम लोग इसको करते हैं, प्र है प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, लेकिन प पर रेफ है तो पहले होगा र हलंत
जोड़ प हलंत जोड़ अ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब हमारे ख्याल से बन जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। प्र है प र अ, लेकिन रेफ है तो पहले र तब प तब अ। क्लियर? अब देखो, अब सवाल को यदि लेगा, अब बोलोगे प्राण, क्या करोगे? प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ जोड़ मूर्धंत न हलंत जोड़ अ। नहीं, दूसरा, यदि रहेगा क्षेत्र, कैसे बनाओगे? क्या? अ अक्षर का क्या होता है? क हलंत जोड़ मूर्धंत स हलंत जोड़ अ नहीं होगा, ऐकार है ए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट उसका भी आते हैं, मात्रा का। मात्रा भी बहुत छोड़ दी है, मात्रा भी देख लेंगे। ए तो 6 हो गया। अब त्र का क्या होता है? तो हलंत जो रो हलंत जोड़ अ। चूंकि इसमें आकार वाकार है नहीं, तो कहानी खत्म हो गया, बन गया। इतने तो इजी है। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ा सा मात्रा का समझ ले। तो मात्रा क्या होता है? मात्रा एक तरह का चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है, जो भाषा को जो है पढ़ने में जो है आसान बनाता है। तो मात्रा होता कितना है? तो मात्रा सुनते हैं 10 गो होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 गो होता है। ठीक है, जैसे अ है, आ है, हर सही है, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यही है। अ का मात्रा नहीं होता है। ठीक है, खत्म कहानी। आ का मात्रा ऐसा होता है, हर्षही का मात्रा इस तरफ से, दीर्घही, हर्षहु किधर? इधर, दुर्गहु, री नीचे होता है, ए जो है ऊपर होगा, एगो दूगो होगा, फिर एक लाठी के साथ एक ठो डबल। यही हुआ, यही तो तुम्हारा मात्रा है। ठीक, मात्रा हो गया 10, जो कि भाषा को पढ़ने में आसान बनाता है। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा एक क्वेश्चन, लेते हैं वर्ण विच्छेद का फिर से। पार्क, क्या करोगे? आए, पार्क का पहलंत जोड़ पा, पहले एक अक्षर पे फोकस करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? हाँ, र हलंत जोड़ क हलंत जोड़ अ, पार्क। प्रवेश कैसे बनाओगे? प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, पहले प पे फोकस करो ना, प्र, तब वो हलंत जोड़ ए जोड़ तालब सो हलंत जोड़ अ, प्रवेश। और कोई ऐसा वर्ड दो। प्रतीक्षा इसका कैसे बनाओगे? पहलंत जोड़ रहलंत जोड़ अ जोड़ तहलंत जोड़ हर्षही जोड़ अ न, हर्षही लग गया तो यही तो स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण ही तो लगता है। कहलंत जोड़ का, कहलंत के बाद क्या होता है? हाँ, मूर्धंत स्वहलंत, मूर्धंत स्वहलंत जोड़ आ, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट होता है। क्या ठीक ठाक तो है? अब हमको लगता है ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे पहले पता था? थोड़ा मोड़ा पता था, अब क्लियर हो गया। जहाँ लफड़ा था, लफड़ा वाला मेन क्लियर हो गया। छोटा मोटा तो सब बना लेगा, छोटा मोटा कमल का तो कोई बना लेगा, कहलंत जोड़ अ जोड़ महलंत जोड़ अ जोड़ लहलंत जोड़। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन इसी में करेंगे, तब खत्म करेंगे इसको। कृपालु कैसे बनाएगा?
क हलंत जोड़ री, री का भी तो मात्रा है, नीचे री लगाने वाला। क्री, प हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ उ, हर्षऊ जिसको बोलते हो गया। कृपालु, पर्व, पर्व का तो बनिए जाएगा, प हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ। चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग।